मार्क्स का जो एग्जाम है एनडीए का वो साउंड कवर करेगा, ठीक है। तो इसे अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। वैसे अगर हमारे स्कूल होते तो हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं। हमारे पास ट्यूनिंग फॉक भी पड़ी है, बेल भी पड़ी है लैब में, तो उसके ऊपर जितने भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो लाइव हो जाते हो, तो आप लोगों को अच्छे से वो क्लैरिटी हो जाती है कंसेप्ट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसकी मूवमेंट को। हमारे पास तीन तरह के स्टेट होती है मैटर की। वन इज सॉलिड, अदर वन इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसियस स्टेट। तो सॉलिड में क्या रहता है, जितने भी पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। लिक्विड में उनमें थोड़ा डिस्टेंस रहेगा लेकिन डेंस होंगे। और गैसियस की स्टेट में वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो साउंड एक तरह से क्या है, साउंड इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस और अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन। हम इसे डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन कह सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं तो हमारे लिप्स क्या है, वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। वाइब्रेट करने से जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं हमारे फेस के पास या हमारे माउथ के पास, वो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और ये डिस्टर्बेंस कंटिन्यूटी में मूव करती रहती है, जिससे साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करती है। अब जब भी साउंड ट्रेवल करती है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था आपको, दैट वर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन और इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। तो जो भी वाइब्रेशन है या जो भी डिस्टर्बेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये हम लाइट चैप्टर में कर चुके हैं। वेव क्या होता है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब जो वेव ट्रेवल करती है वो दो तरह से ट्रेवल कर सकती है। वन इज longitudinal and other one is transverse। longitudinal वेव में क्या रहता है, longitudinal वेव में जैसे आप सामने स्लाइड पे देखिए, सी पिक्चर, यहाँ बी पिक्चर भी आप देखिए। तो ये मेरे पास जहां पे ट्यूनिंग फोक है, ये ए पोजीशन जो है, ए पोजीशन में ट्यूनिंग फोक अपने नॉर्मल पोजीशन पे है। बी पे हमने उसको वाइब्रेट किया जब साउंड आउटवर्ड मूव कर रही है, और उसके बाद जब ट्यूनिंग फोक दोबारा से इनवर्ड मूव कर रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल है वो मूव करते हैं कंप्रेशन के साथ और रेयरफेक्शन के साथ। आप चेक करिए पॉइंट बी में जहां पे ये ट्यूनिंग फोक है, आपको कर्सर शो हो रहा होगा। मैं पेन ले लेता हूँ इसमें। तो इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, कंप्रेशन। जो पार्टिकल है वो सारे के सारे क्या है, कंप्रेस्ड है। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से दूर दूर, मतलब यहाँ पे रेयरफेक्शन। अब अगर मैं बी सी पिक्चर को शो करूं तो सी के स्टार्टिंग में ये मेरे पास क्या है, यहां तक रेयरफेक्शन, इस पॉइंट से आगे कंप्रेशन, और कंप्रेशन से फिर आगे रेयरफेक्शन। ठीक है बेटा। तो कार्तिकेय ध्यान से समझना इसे, गौरीश। तो जितने भी पार्टिकल जो मूव करेंगे कंप्रेशन ऑन और एंड रेयरफेक्शन के साथ, उस वेव को हम क्या नाम देंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अर्नव क्लियर हुआ? A wave is said to be longitudinal if the particles are moving in the form of compression and rarefaction। ये मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं। इस बी पिक्चर में ये हमारे पास जो ए पिक्चर है, ए डायग्राम में ये सारे के सारा जितने भी पार्टिकल है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर है। लेकिन जैसे ही हमने इसको वाइब्रेट करवाया, डिस्टर्बेंस एग्जिस्टेंस में आई। डिस्टर्बेंस एग्जिस्टेंस में आने से ये सारे के सारे पार्टिकल क्या हो गए, कंप्रेस। जहां तक उस वाइब्रेशन का इम्पैक्ट था वहां तक कंप्रेस हो गए, और उसके आगे जितने भी ये पार्टिकल हैं वो सारे के सारे कंप्रेस नहीं हुए, वो सारे के सारे सब में रेयरफेक्शन रही। दैट इज नोन एज रेयरफेक्शन। और नीचे जब ये रेयरफेक्शन अब फर्दर मूव हुई सी पिक्चर में, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, रेयरफेक्शन, और कंप्रेशन आगे मूव हो गई, उसके आगे फिर से हमारे पास क्या है, रेयरफेक्शन।
तो जिस वेव में हमारे पास कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होगा, उस वेव को हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव. That wave is Excuse me, known sir. as longitudinal. Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी. सर जो कंप्रेशन होती है वो डिस्टर्बेंस की वजह से होती है. बिल्कुल. ठीक है ना. जैसे अच्छा, यस सर. मैं एक आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. अर्नब, मान लीजिए आपके पास एक परफ्यूम की बोतल है. उस परफ्यूम को या उस डीओ को आप स्प्रे करते हो. जैसे ही आप स्प्रे करोगे उसको, तो जो उस नोजल के पास वाला पॉइंट होगा, वहां पे क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास होंगे. लेकिन उससे थोड़ा दूर जो डीओ के मॉलिक्यूल होंगे या उस फ्रेगनेंस के मॉलिक्यूल के होंगे, वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर. ठीक है. सो दैट इज हाउ साउंड वेव इज ट्रेवल. जिसमें कंप्रेशन हो और रेयरफैक्शन हो, दैट वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल. सर लेकिन फिर केस 3 में पहले वो नॉर्मल पोजीशन में, फिर वो कंप्रेशन कैसे अकर हो रही है? देखो, जब हमने उसको वाइब्रेट किया, मेरे पास मान लो एक स्ट्रिंग है. ठीक है. उस स्ट्रिंग को, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रिंग है, इसको मैंने डिस्टर्ब कर दिया. यहाँ गिटार की स्ट्रिंग है, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया. वो कब तक वो अपने साइड के मॉलिक्यूल्स को कब तक डिस्टर्ब करेगी, जब तक वो वाइब्रेशन में रहेगी. लेकिन जैसे ही वो वाइब्रेशन से बाहर आएगी, ठीक है, तो उसके पास जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आना शुरू हो जाए. जो सबसे ऊपर ए पिक्चर है, उसमें अभी हमने इसको वाइब्रेट नहीं करवाया, तो जितने भी पार्टिकल है वो क्या है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे. सेकंड बी पिक्चर में हमने उसको वाइब्रेट करवा दिया, आउटवर्ड वाइब्रेशन. आउटवर्ड वाइब्रेशन से डिस्टर्बेंस एग्जिस्टेंस में आई, तो मॉलिक्यूल क्या हो गए, एक दूसरे के कंप्रेस हो गए. गॉट इट? अर्नव, शायद कनेक्शन चला गया उसका. और सी के केस में फिर से वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आना शुरू हो गया. द नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव. अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, मैंने आपको टर्म्स लिखवाई थी, एक क्रेस्ट, ट्रफ. क्रेस्ट और ट्रफ याद है आप लोगों को? लाइट चैप्टर में मैंने करवाया था आपको. यस सर. ठीक है ना. तो वो सारे के सारे वेव्स जिसमें क्रस्ट और ट्रफ बनता हो, उसे हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव. गॉट इट? जिसमें क्रस्ट और ट्रफ बनता हो, उसे हम क्या नाम देंगे, ट्रांसवर्स वेव. जैसे मैंने किसी एक पॉइंट पे किसी रोप को टाई कर लिया. टाई करने के बाद मैंने उसको मूव करवाया. जैसे ही मैंने उसको मूव करवाया, तो क्या होगा, क्रस्ट बनेगा, ट्रफ बनेगा, क्रस्ट बनेगा, ट्रफ बनेगा, जैसे ये स्लिंग की यहाँ पे शो की गई. ठीक है. दैट इज नोन एज, एक सेकंड, मुझे स्कूल से कॉल आई है. सॉरी स्टूडेंट्स. सो आपको क्लियर हो गया ट्रांसवर्स वेव का और लॉन्गिट्यूडनल का? कार्तिकेय, यस सर. Sir, I did जैसे understood आप longitudinal waves. लॉन्गिट्यूडनल वेव को कंसीडर, कोई एक रूम है जिसमें काफी सारा स्मोक है या फ्यूम्स है. हम उसमें फैन ऑन कर देते हैं. ठीक है. अब फैन के क्या करेगा, उसके ऊपर प्रेशर डालेगा. प्रेशर डालेगा तो जितने भी डेंस मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के कंप्रेस हो जाएंगे, पास पास चले जाएंगे. ठीक है. और जहां पे एयर का इम्पैक्ट नहीं होगा, वहां पे वो क्या रहेंगे, एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे.
ठीक है। तो इस तरह से जो वेव मूव करेगी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के साथ, उसे हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, मैं आपको इसकी वीडियो भी शेयर करूंगा तो वो ये क्लियर हो जाएगा आपको। अगर मैं अभी अभी आपको शो करता हूँ। ये आपको स्क्रीन विजिबल, देखिए कार्तिक, अर्नव, गौरीश, प्लीज स्टूडेंट्स देखिए, ये ड्रम दिख रहा है आपको? यस अर्नव यस सर, जी, यस ये सर। देखिए। तो जैसे ही वो ड्रम के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने से क्या होता है कि एक जो डिस्टरबेंस है वो एग्जिस्टेंस में आ रही है। ये देखिए, तो ये हमारे पास कार्तिकेय प्लीज अपना कैम ऑन करिए। तो ये हमारे पास क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स। जैसे ही वेव इन एयर मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करेगी तो किसी किसी पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, कंप्रेशन, और किसी किसी पॉइंट के ऊपर रेयरफेक्शन। चेक करिए प्लीज। ये देखिए, अर्नव प्लीज नोट करो। हाँ जी अर्नव Excuse me, प्लीज। sir. सर कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे पता चलता है कि एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? बिल्कुल होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू अपॉन सी। ठीक है, म्यू ये उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला है कि कितनी देर तक इसका डिस्टॉर्शन नहीं होगा। जैसे ही डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगी। ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू अपॉन सी। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, म्यू जो रहेगी वो फ्रीक्वेंसी रहेगी। अभी हम करेंगे, डोंट वरी अर्नव, वी विल डू ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू साउंड। द अनदर पार्टिसिपेंट इज हाँ जी गौरीश। गौरीश बेटा सामने देखो, यस सर। सर ये आपने स्क्रीन ऊपर सर लगाई है एक्चुअली मैंने स्क्रीन मिररिंग करी हुई है अपने टीवी के साथ। तो वो मत करो ना। सर मैं स्क्रीन मिररिंग करी हुई है अपने टीवी के साथ। नहीं नहीं वो मत करो ना, फिर आप मुझे सर इसमें ऐसा, बड़ा दिखता है। मुझे फिर ऐसा दिखता है जैसे आपका ध्यान ही कहीं हो रहा है, कोई पतंग पतंग देख रहे हो कहाँ पे है। ओके सर दिखा देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। नहीं नहीं मुझे क्या पता, तब तो दिखा देगा जब पतंग नहीं हो। हाँ जी, आप क्वेश्चन बताइए क्या है। सर ये देख लो, नहीं दिखा नहीं दूं? मुझे, नहीं नहीं क्वेश्चन बता मुझे। ओके ओके सर ये डाउट था, एयर प्रेशर कर सकता है इफेक्ट? एयर प्रेशर ही तो अफेक्ट कर रहा है, एयर प्रेशर ही तो अफेक्ट कर रहा है। एयर प्रेशर अगर सर लो होएगा, मुझे एक बात अगर बता, एयर प्रेशर लो मैं होएगा तो अब ज्यादा मेरे क्वेश्चन दूर। का आंसर दे, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। कंसीडर करके तूने किसी को आवाज लगानी है,
ठीक है, जब वो सनी डे है हम्म। तेरी आवाज की रेंज दूर तक होएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो सनी डे नहीं है, उस दिन बारिश हो गया, ठीक है, कुछ वाटर वेपर्स भी है, तो रेंज क्या होगा तेरी तेरी आवाज का? कम हो सर जाएगा। कम हो जाएगा क्यों? बिकॉज ऑफ डेंसिटी सर, जो है, क्योंकि एयर प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है विद द डेंसिटी। सर एंड वाटर वेपर भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे किस क्या चीज आ गई हमारे पास? एयर प्रेशर। हिमांशी क्लियर हो रहा है ना बेटा आपको? यस सर। ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की वेव है, वन इज ट्रांसवर्स वेव एंड अदर वन इज हाँ जी गौरिश फिर से बताइए। सर नहीं करा मैंने। आ रहा है गौरिश कुमार रेस एंड चलिए। तो हमारे पास दो तरह की वेव है, वन इज ट्रांसवर्स, अब लोअर कर लो, वन इज ट्रांसवर्स एंड अदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में अर्नब चावला क्या होगा हमारे पास? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है। और इसको क्या चीज अफेक्ट करेगी? एयर प्रेशर। गॉट इट? Okay, sir. कंप्रेशन को Yes, हम sir. डोनेट करेंगे सी के साथ, और रेयरफेक्शन को हम डेजिग्नेट करेंगे विद आर। और सेकेंडली हमारे पास ट्रांसफर वेव में क्या होगा? क्रस्ट एंड ट्रफ। जो अपर पार्ट होगा, दैट अपर पार्ट इज नोन एज क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज ट्रफ। हाँ जी कार्तिकेय। तो जो एयर प्रेशर होता है वो ट्रांसवर्स वेव्स को अफेक्ट करता है। ट्रांसफर वेव का So does the so ये एयर प्रेशर जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव्स को अफेक्ट करता है। इतना ज्यादा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है प्रोपेगेशन के, जिस डायरेक्शन में ये मूव करती हैं वो परपेंडिकुलर होता है मीन लाइन के, इसलिए इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता उसको। सर तो फिर सर जो हम जैसे कि सर हम कुछ बोलते हैं तो दैट इज ट्रांसवर्स वेव जैसे लाइट वेव और है ना, लॉन्गिट्यूडनल। जो लाइट है या रेडिएशन है, ये हमारे पास कैसे आती है? ट्रांसफर वेव के थ्रू आती है। तो उसके ऊपर इतना ज्यादा एयर प्रेशर का इफेक्ट नहीं रहता। सो फॉर एग्जांपल कि वी आर स्पीकिंग तो हाँ फिर ये तो लॉन्गिट्यूडनल वो वेव्स वो है वो वो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव है वेव्स। ना, हम बोल रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब जैसे लाइट है, लाइट की जो इंटेंसिटी रहेगी वो मोस्टली किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हर एक जगह पे सेम रहेगी, वो एयर प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा वो चीज। Excuse me, sir. I want to, sir, I want to ask something, sir, जी but it is not related to this. ना, कोई बात नहीं बोली। सर ग्रेविटी हर एक मास पे सेम एक्ट करती है। बिल्कुल। अगर वो सर तो पार्टिकल सुनो, अगर पार्टिकल पोल या इक्वेटर के ऊपर नहीं है तो सेम एक्ट करेगी, और अगर सर तो उसका फिर सेंटर अगर से हम एक हैवी डिस्टेंस सेम है। चीज, सर अगर फॉर एग्जांपल हम कोई हैमर और साथ एक फेदर को एक ही टाइम पर गिराएं तो फिर हैमर पहले गिर जाएगा। उसका रीजन क्या रहता है कि जो ग्रेविटी है वो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो वो डिपेंड कर जाता है मास के ऊपर। मैं आपको एक्सप्रेशन लिख के बताता हूँ ये। दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखिए आर यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, ये तो कांस्टेंट है 6400 किलोमीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और बच गया हमारे पास एम। तो जी जो है वो डिपेंड कर जाता है मास के ऊपर, इसलिए जो हैमर है वो ज्यादा जल्दी नीचे गिर जाता है। लेकिन इसमें भी एक चीज है, अगर आप उस प्रोजेक्टाइल थ्रो होगा, उसका प्रोजेक्टाइल आप बना के फेंकोगे तो दोनों की स्पीड सेम रहेगी। एनीथिंग एल्स कार्तिक? नो सर। हाँ
हाँ जी, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ये मैं आपको करवा चुका हूँ पहले, एक बार इसे देख लीजिए। साउंड वेव को हम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे रेयर फ्रैक्शन लो प्रेशर डेंसिटी एरिया होता है, उसे हम लिखते हैं आर के साथ। उसी तरह से जो लोअर पोर्शन होता है वेव का, उसे हम लिखते हैं ट्रफ। और अपर पोर्शन उसे क्रस्ट लिखते हैं। और जो क्राउडेड पार्टिकल होता है जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है, उसे हम कंप्रेशन लिखते हैं और सी के साथ डोनेट करते हैं। दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस या दो क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। ये हमने किया हुआ है, मुझे याद है। और जो हाइट रहेगी क्रस्ट की या डेप्थ रहेगी ट्रफ की, दैट इज नोन एज, उसे हम नाम देंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये नीचे दोनों वेव बनी हुई है, ट्रांसफर भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। जो अपर पार्ट है उसमें आप देख सकते हो, अर्नब कहाँ गया, इसमें क्रस्ट है, ट्रफ है, क्रस्ट है, ट्रफ है। और जो नीचे है उसमें, हाँ जी मिस्टर इंडिया कहाँ थे? और जो वैसे ही नीचे है ताकि नेट ना ग्लिच करे। ठीक है, और जो नीचे है उसमें देखिए, जहां पे पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है वो क्या है हमारे पास, कंप्रेशन। और जहां पे एयर पार्टिकल की डेंसिटी कम है, वो हमारे पास क्या है, रेयर फ्रैक्शन। ये लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, यूनिट इसके Yes, sir. जो वेवलेंथ के वो लेंथ है, लेंथ को हम मीटर्स में ही डिफाइन करेंगे। ऐसा यूनिट है मीटर। और हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे वेवलेंथ को विद द वर्ड नोन एज लैम्डा। ठीक है, एक बार इसे आप पढ़ लीजिए, फिर हम फर्दर मूव करते सर जो नीचे डायग्राम दिया है उसमें वो जो वेव है, अगर हमने उसमें कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो वो कहाँ पर होगी? सॉरी, सर वो जो एक वेव का डायग्राम दिया है जहाँ पर क्रेस्ट और बोट्रम जो है, वहाँ पर अगर हमने कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो है उसे रिप्रेजेंट करना है तो वो कहाँ हाँ पर होगी? हाँ मेरा बेटा देख, जब तेरे पास स्मार्ट वॉच होगी या तूने कभी वो देखा होगा कि किस तरह से हार्ट बीट जो है वो मूव करती है जब प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होगा, जब आवाज आएगी तो वेव कहाँ पे उठेगी, अपवर्ड। ठीक है, और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो पार्टिकल क्या होंगे, कंप्रेस। गॉट इट? तो जहां पे हम क्रस्ट शो कर रहे हैं, उसके बिल्कुल ठीक नीचे हम क्या शो करेंगे, उसको कंप्रेशन। गॉट इट? और जहां पे हम ट्रफ शो कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। क्योंकि लो प्रेशर, अब अगर मेरे पास ये लाइन है, लाइन का अपर पार्ट पॉजिटिव है, तो लोअर पार्ट क्या होगा मेरे पास, नेगेटिव। प्रेशर लो जा रहा है, प्रेशर लो जा रहा है, इट मींस डाउनवर्ड चला गया। लो प्रेशर में क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा। तो वहां पे तूने रेयर फ्रैक्शन। ओके सर, थैंक यू। आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। सो द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। ये भी मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी कोई वेव किसी मीडियम में कितनी मैक्सिमम वैल्यू और कितनी मिनिमम वैल्यू के साथ मूव करती है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द ग्रीक सिंबल न्यू। ये लिखा हुआ है आपके सामने। वी को वी नहीं लिखना, आपने थोड़ा सा उसको बेंड कर देना है, जैसे यहाँ पे बेंड किया हुआ है। सो दैट इज न्यू। और इसके जो यूनिट रहेंगे वो हमारे पास हर्ट्ज रहेंगे। जब आप गाड़ी में ट्रैवल करते हो तो सबसे पहले आप रेडियो ऑन करते हो, तो रेडियो में वो क्या बोलता है, हाँ जी गौरीश क्या आता है, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ 91.9 हर्ट्ज बोलता है ना, या बोलता है मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश 102.7। तो ये 102.7 या 91.9 क्या रहता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। कि इतनी फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास पहुंचेगी तब हम किसी चीज को सुन सकते हैं। आपने जो मूवीज देखी होंगी, ये जो LOC या बॉर्डर वगैरह, तो उसमें क्या रहता है कि वो सिग्नल, बॉर्डर पे जो सिग्नल है वो सुनते हैं। पाकिस्तान वाले इंडिया के सिग्नल सुनते हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान के या चाइना के सुनते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि हम फ्रिक्वेंसी कैप्चर करते हैं उनकी। जैसे हमारी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है और एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सेट की होती है, तो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो अपना सिग्नल सेंड करते हैं। तो जैसे वो सिग्नल सेंड करते हैं, तो हम लोग सेम फ्रिक्वेंसी सेट करके उनके फ्रिक्वेंसी को कैप्चर करके उनका मैसेज जो है वो
सुन सकते हैं। आपके पास जो मोबाइल फोन है उसमें आप गूगल प्ले स्टोर खोलिए। गूगल प्ले स्टोर खोलने के बाद उसमें आप टाइप करिए माई रेडियो। जब आप उसमें माई रेडियो टाइप करेंगे तो आपके एंड्रॉयड में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा जिससे आप अपना एक पर्टिकुलर रेडियो चैनल चला सकते हो। ठीक है, जैसे अर्नब ने या गौरिश ने डाउनलोड कर लिया और इसने अपने चैनल का एक नंबर रख लिया, मान लीजिए 202.5। ठीक है, तो जब भी कोई भी इसका रिलेटिव या इसका फ्रेंड जिसके साथ ये अपना फ्रीक्वेंसी शेयर करेगा, जब भी वो 202.5 के ऊपर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाएगा तो वो अर्नब की आवाज को सुन सकता है या अर्नब जो मैसेज देगा उसको सुन सकता है। ठीक है, Excuse me, sir. जस्ट अ मोमेंट, दिस इज अ फ्री रेडियो चैनल फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू कन्वे देयर मैसेजेस टू द अदर वन। ठीक है, जैसे ये व्हाट्सएप है या अभी जो हमारे पास मोबाइल नंबर होते हैं ना, ये मोबाइल नंबर भी क्या है, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। जैसे मेरा नंबर है 97804, इसमें स्टार्टिंग वाले वर्ड्स जो है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी को। उसके बाद जो डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये किस एरिया में होगा। उसके बाद के वर्ड है जो डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे कितने की फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। और उसके बाद जो लास्ट डिजिट बचेगा वो एक पर्टिकुलर IME नंबर को कैप्चर करके रिंग करेगा। हम कई बार कह देते हैं ना कि सिग्नल साफ नहीं आ रहा, तो सिग्नल साफ नहीं आ रहे का मतलब क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है हमारा मोबाइल वो सेम फ्रीक्वेंसी को कैप्चर नहीं कर पा। तो जैसे ही वो सेम फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करता है तो हमें साउंड जो है वो इजीली सुनाई देना शुरू होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेव। हाँ जी, गौरिश कार्तिक दोनों के हैंड रेज हैं। अर्नव मैं आपके बाद 2 मिनट बाद बात सकता हूँ। Yes, sir. हाँ जी, अर्नव ने भी कर Excuse me, लिया, sir. वेरी गुड। हाँ सर मेरे पास एक चिप है जिससे कि मैं 15 किलोमीटर्स के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट करके एज अ बात कर सकता हूँ। उसको पता है हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द क्या कहते हैं यार उसको, फेक टेलीकम्युनिकेशन। तो ये वो जो सर पर वो बहुत बड़े लेवल पे होता है ना हाँ, ऑब्जेक्ट, पर वो मतलब कि चिप इतनी देखो सी बड़े लेवल पे भी जब होता है ना तो वो छोटे लेवल का ही एक मैग्नीफाइंग होता है। मैग्नीफायर तो छोटे लेवल से ही है ना, स्टार्ट तो छोटे से ही होगा। ठीक है, इससे वो तो इतनी सी सिर्फ है चिप और ऐसे वो ऐसे एक 3 हाँ, वोल्ट की बैटरी से चल जाती है। बड़े बड़े आराम से बन भी जाती है। ये ट्रांसड्यूसर उसमें लगा होता है, तो ट्रांसड्यूसर क्या है वो आपने आपके सिग्नल को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके सिग्नल को फर्दर मूव करवा देता है। तो आप विद इन एक जो होता है ना मोबाइल आता है, महा मोबाइल कहते हैं जिसे, ठीक है, उस मोबाइल में भी ये चिप रहती है। दैट इज नोन एज महा मोबाइल। ये इंडिया में बिल्कुल देसी सा मोबाइल है, जैसे 3-4 लोगों ने मिलकर बनाया और बल्कि है ये काफी ज्यादा। हाँ जी कार्तिकेय। सर आई हैव हर्ड कि जो लाइट कि जो कलर्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब लाइट कोई ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है तो वो फ्रीक्वेंसी की वजह से कलर्स की तरह दिखती है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअल में क्या होता है कि हमें सिर्फ जैसे 7 कलर्स होते हैं लाइट के, तो जब वो किसी पार्टिकल के ऊपर पड़ते हैं तो पार्टिकल एक पर्टिकुलर कलर को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, और उस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है वो कलर हमें विजिबल हो जाता है। दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज कलर्ड। ठीक है, हाँ जी अर्नब आप बताइए। सर फिर फ्रीक्वेंसी एक तरह से एक पाथ सेट करती है कहीं अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी की तरह से ये एक पाथ सेट करती है ताकि वो अपनी हाँ हाँ डिजायर्ड हाँ, लोकेशन बिल्कुल पर पहुंच बिल्कुल सके। बिल्कुल, राइट 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 राइट। तो जैसे पहले क्या होता था कि जैसे लैंडलाइंस होते थे या आज भी जो लैंडलाइंस हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि अभी अभी के जो लैंडलाइन है ना ये ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर काम करते हैं। पहले जो लैंडलाइन होते थे वो ऑप्टिकल फाइबर पे काम नहीं करते थे। तो उस टाइम पे पहले जैसे आपने मुझे कॉल कर दिया तो सबसे पहले वो कॉल जाती थी एक्सचेंज में। एक्सचेंज में आप बोलते थे कि हाँ भी इसको मैंने कॉल करनी है, फिर वो वहां से मेरा कनेक्शन लगा के फिर वो आपके साथ अटैच करते थे। ठीक है,
तो फिर उसके बाद ये फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर आ गया, तो उन्होंने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेट करना शुरू कर दिया। फ्रिक्वेंसी जैसे ही मॉड्यूलेट हुई, इसकी रेंज इंक्रीज हो गई और ये काफी दूर तक का डिस्टेंस जो है वो कवर करना शुरू किया। वेरी गुड टर्न, वेरी गुड क्वेश्चन। सर एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मेरे डैड ने एक बार बताया था कि पाकिस्तान से इंडिया में एक उन्होंने मैसेज सेंड किया था, वो भी एक और उस फ्रीक्वेंसी को कैच करके रशिया ने वो मैसेज जो है उसे सुन लिया था। तो सर रशिया ने वो फ्रीक्वेंसी कैसे कैच की, क्योंकि वो मैसेज तो वेस्ट की तरफ जा रहा था और नहीं रशिया नहीं, एक्चुअल मैं ये भी बताता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया ना तुझे कि पहले क्या होता था कि पहले एक्सचेंज में कॉल जाती थी, फिर वो एक्सचेंज वाले कनेक्ट करते थे, फिर वो आपके साथ होता था। उसके बाद कंट्री ने क्या किया, या डिफरेंट कंट्रीज ने ऊपर सैटेलाइट भेजने शुरू कर दिए। ठीक है, दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, वन इज जियो स्टेशनरी जो कि अपनी पोजीशन के ऊपर स्टेट रहते हैं, और दूसरे जो कि मूव करते रहते हैं। तो रशिया ने ऊपर जो सैटेलाइट भेजा था, अच्छा अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी भी जो है वो एक एक्सचेंज में नहीं जाती, वो फ्रीक्वेंसी जाती है सीधी सैटेलाइट पे। सैटेलाइट उस वर्ड को कैप्चर करता है, डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद वो एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सेंड कर देता है। ठीक है, तो रशिया ने क्या किया कि इसके बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया। वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या करता था कि उसे मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट करता था सिग्नल को। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे रडार है, रडार को हम यूटिलाइज करते हैं किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखने के लिए। आपने मूवीज में देखा होगा कि कंटिन्यूटी में एयरपोर्ट के ऊपर या एयर टर्मिनल के ऊपर एक डिश लगा होता है जो कंटिन्यूटी में मूव करता है। वो क्या करता है, हर एक डायरेक्शन में वेव सेंड करता है। जैसे उसके भी उस वेव साउंड वेव सेंड करता है, सॉरी रेडियो वेव सेंड करता है। तो जैसे उस रेडियो वेव के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद दूसरा उसे कैप्चर कर लेता है और हमें डिस्टेंस जो है उसका पता चल जाता है। तो इसी तरह से रशिया ने वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्टर लगा दिया। मल्टीपल रिफ्लेक्टर से क्या होता था कि जितने भी कंट्रीज को कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट होता था, वो सब सारे का सारा पहले रशिया को मिल जाता था और उसके बाद वो दूसरी कंट्री को। तो जैसे ही उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, जैसे मैंने बोला अर्नव कि तू एक रेडियो सेट बना ले 202 के ऊपर, ठीक है, तो वो उनको फ्रिक्वेंसी पता चल गया कि हाँ भाई इस फ्रिक्वेंसी से एक सिग्नल आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसे कैप्चर करके फर्दर वो जो कम्युनिकेशन थी उसको लीक कर दिया। एक चीज याद रखना लाइफ में, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी कम्युनिकेशन, देन द हेल्दी कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन व्हिच इज in which there is no leakage। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ये चीज ऐसे है, तो वो चीज वैसे ही आप अगर आगे कन्वे करोगे देन इट इज अ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा ऐड कर दोगे तो वो हेल्दी कम्युनिकेशन भी नहीं रहेगी, वो पर्टिकुलर टाइप पे कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे आजकल वीडियो वायरल होती हैं, आप देखते कुछ हो बताते कुछ हो, और जो वीडियो देखो तो निकलता कुछ और है। ठीक है, यस कार्तिक। सर मैं अपना क्वेश्चन भूल गया। वेरी बैड। गौरिश याद करो कार्तिक जल्दी से। यस सर, याद आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी कार्तिक, गौरिश रिपीट। एक्सक्यूज सर मी जो सर। बैट होता गौरिश है, वेट। तो जो बैट होता है वो कुछ वेव्स रिलीज करता है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, जैसे कि होता है दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, जो बैट के पंख होते हैं, जो जिन्हें विंग्स होते हैं, जो वो उसको इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है जिससे अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो एग्जिस्टेंस में। तो वो भी रडार की तरह एक्चुअल में जो बैट है, बैट इज अ मेन प्रिंसिपल इन द फॉर्मेशन ऑफ रडार एंड सोनार। अब बैट जो है वो देख तो सकता नहीं है, वो वेव जो है वो स्ट्राइक करती है किसी एक ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, स्ट्राइक करने के बाद वो वापस जाती है। तो बैट उसी चीज को कैप्चर करता है कि हाँ भी वेव मेरे पास वापस आ रही है, इट मींस आगे कोई चीज है। तो इसी चीज को हमने यूटिलाइज करके ये रडार और सोनार की फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ जी गौरिश। टाइम कितना हुआ, मुझे टाइम नहीं विजिबल यहाँ पे। क्लास ओवर तो नहीं होने वाली आपकी? सर हो चुकी है, 10 मिनट्स हो गए ऊपर। 10 मिनट्स हो गए, चलो आप दूसरी क्लास अटेंड करो। गौरिश मुझे मैसेज पे ड्रॉप कर देना अपना क्वेश्चन। ओके सर, वैसे कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, वैसे ही रेज हैंड कर लेते हो?
सर नहीं सर, एक्चुअली वो दिखाना था, चलो मैंने अब क्लास frequency अटेंड पूरा करो, क्लास setup करके क्लास रखा। अटेंड करो बेटा, प्लीज अटेंड योर क्लास। थैंक यू वेरी मच। Okay, थैंक यू सर। होप आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा सब जो Yes, हमने sir. पढ़ा। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।